हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। मीन सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से मेन फैक्टर होते हैं जो कि सॉइल की प्रॉपर्टी को निर्धारित करते हैं। पहला है जी पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल इज द रॉक एंड मिनरल्स फ्रॉम विच द सॉइल इज डिराइव्ड। वो कौन सा चट्टाने हैं, उससे कौन से मिनरल मिले जिससे कि सॉइल का निर्माण हुआ। सॉइल गेट्स मिनरल्स फ्रॉम दीज पेरेंट मटेरियल। तो सॉइल को मिनरल इसी चट्टानों वगैरह से मिलते हैं। सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल कैन बी नेटिव टू द एरिया और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अनदर एरियाज बाय वाइंड, वाटर और ग्लेशियर। तो जो पेरेंट मटेरियल है हो सकता है वो वही हो जहां पर सॉइल का निर्माण हुआ, जहां किसी और एरिया से बहकर हवा के साथ, पानी के साथ या ग्लेशियर के साथ वो पेरेंट मटेरियल किसी और एरिया से दूसरे एरिया में आकर जमा हो गया। द सॉइल प्रोफाइल इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट मटेरियल। जैसा पेरेंट मटेरियल होगा उसी हिसाब से सॉइल का प्रोफाइल होगा। ऊपर वाली लेयर कैसी है, नीचे वाली लेयर कैसी है, इस प्रकार। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी क्लाइमेट। उस जगह का क्लाइमेट कैसे है। क्लाइमेट मीन लॉन्ग टर्म वेदर। टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, सनलाइट कितनी आ रही है, कितना रेनफॉल होता है, ये सब चीजें। क्लाइमेट प्लेज इट्स रोल इन सॉइल फॉर्मेशन थ्रू इट्स वेरियस फैक्टर्स। कैसे? प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, ये दो एग्जांपल हैं। भी वहां कितनी बारिश होती है, कितना वहां का टेम्परेचर है, उस हिसाब से भी सॉइल का निर्माण होता है, प्रॉपर्टियां डिसाइड होती हैं। दीज फैक्टर्स हेल्प इन वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल। ठीक है ना। जो पेरेंट मटेरियल है वहां पर अधिक बारिश हुई तो ज्यादा क्या होगा, उसका इरोजन होगा। टेम्परेचर के हिसाब से भी टेम्परेचर कम होता है, बढ़ता है, तो उस हिसाब से कोई मटेरियल श्रिंक होता है, एक्सपैंड होता है, उसका वो टूटता है। इन सब चीजों से भी सॉइल का प्रोफाइल पता चलता है। आगे है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस जगह के जीव जंतु कैसे हैं। दिस इंक्लूड इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सेट्रा। मीन कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो उस हिसाब से भी सॉइल की प्रॉपर्टियों का निर्माण होता है। These organisms help in decomposition of organic matter and release of nutrients। ठीक है ना। तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं, विघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। तो जितनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी होगी उतनी ही ऑर्गेनिक मैटर का विघटन होगा और उतना ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलने आएंगे। आगे है जी टोपोग्राफी ऑफ, है ना। आगे है टोपोग्राफी। उस समय उस एरिया की बनतर कैसी है, धरती के ऊपर क्या प्लेन मैदान है, क्या पहाड़ है, क्या पठार है, स्लोप कैसी है। टोपोग्राफी दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। टोपोग्राफी अगला पॉइंट है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। जैसे वहां की स्लोप कैसी है, उस स्लोप की डायरेक्शन कैसी है, कितना ऊंचा है, पहाड़ है या नहीं है, एलिवेशन, वाइंड एक्सपोजर एंड ड्रेनेज, ये चीजें हैं। भी वहां कितनी हवा बहती है और वहां पर नदियां कैसी हैं, बहती हैं, गुजरती हैं, नहीं गुजरती। आगे है जी टाइम। विद द पासेस ऑफ टाइम ए मैच्योर सॉइल प्रोफाइल इज फॉर्म्ड। तो जैसे जैसे समय गुजरता है तो उस हिसाब से जो सॉइल है वो मैच्योर बनती जाती है। अगला टॉपिक है जी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। क्ले। क्ले थोड़ा याद करो,
चिकनी मिट्टी। दीज आर वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत बड़ी कण, मीन वेरी स्मॉल इन साइज। होता क्या है ना, जरा ध्यान से देखो, अगर तो मोटे पत्थर हैं तो आपको पता है कि उनमें एयर स्पेस ज्यादा होगी, अगर थोड़े छोटे हैं तो उनमें एयर स्पेस कम होगी, अगर बहुत ही कम स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो उनमें एयर स्पेस नहीं होगी, तो उस हिसाब से पानी वगैरह नीचे नहीं जा पाएगा, तो हम कह देंगे ये बहुत चिकनी मिट्टी है। ठीक, क्ले ड्यू टू इट्स वेरी फाइन साइज, अपने बहुत छोटे छोटे इनके जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका साइज बहुत छोटा होता है। दे कैन कॉम्पैक्ट इजीली, इसलिए ये आप इनके अंदर में से क्या है, एयर नहीं होती, और ये काफी डेंस होती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। एंड फॉर्म्स लार्ज एंड डेंस क्लम्प्स, क्लम्प होते हैं, जैसे आप कह लो ना कि ढेले से छोटे छोटे भी, जैसे एक रेत होती है, रेत को आप ऐसे उसका लड्डू बनाने की कोशिश करो, वो नहीं बनेगा। उसमें पानी डालकर ऐसे गोल गोल कुछ बनाने की कोशिश करो हाथ से, वो नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज ज्यादा है। पर जिस मिट्टी के पार्टिकल साइज कम है, चिकनी मिट्टी है, उसमें पानी डालकर थोड़ा ऐसे उसको इकट्ठा करके ऐसे रख दो, तो वो लड्डू सा ऐसे बन जाएगा, है ना, गोल गोल सा, उसे कहते हैं क्लम्प्स। व्हेन दे आर वेट, ठीक है ना, जब गीला करोगे तो ऐसे छोटा सा उसका गोल सा ना गेंद सा बन सकता है, उसका क्लम्प छोटे छोटे बना सकते हो आप। तो आप जरा सोचो, कुम्हार कौन सी मिट्टी प्रयोग करता होगा, क्ले वाली या सैंडी? क्ले वाली। ड्यू टू दिस कॉम्पैक्टनेस क्ले हैव लो वाटर परमिएबिलिटी, मीन्स वाटर डू नॉट इनफिल्ट्रेट इजीली, इसमें से पानी नीचे नहीं जा सकता, गुजर नहीं सकता। एज ए रिजल्ट वाटर लॉक्ड कंडीशंस आर फॉर्म्ड, तो ऐसी कंडीशंस फॉर्म हो जाती है जहां पर क्या है, पानी जमा रहता है, दलदल सी। इससे थोड़ा बड़ा साइज आ गया जी सिल्ट का, ये आपने याद रखना है। छोटा साइज क्ले का, उससे बड़ा साइज सिल्ट का, उससे बड़ा साइज सैंड का, इन तीनों की सीक्वेंस आपने याद रखनी है। हियर आल्सो पार्टिकल साइज इज वेरी फाइन, होता तो इसका पार्टिकल साइज भी छोटा है पर क्ले से बड़ा होता है। बट दिस साइज इज मोर देन क्ले एंड लेस देन सैंड, क्ले से पार्टिकल साइज बड़ा होता है और सैंड से कम होता है। सिल्ट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, पानी के साथ ये आसानी से बहकर एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है मिट्टी। आगे है जी सैंड, सैंड मीन रेत। सैंड पार्टिकल साइज इज कोर्सर देन सिल्ट, ये सिल्ट से भी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो, इसमें पानी को होल्ड करने की क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होंगे, बीच में एयर स्पेस होगी, जितनी स्पेस होगी उसमें से पानी गुजर जाएगा। इट इज गुड फॉर सॉइल दैट रिक्वायर लेस अमाउंट्स ऑफ वाटर, तो जिस मिट्टी के लिए पानी या फसल के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो उसके लिए ये सही है सैंड। आगे है जी ग्रेवल। ग्रेवल थोड़े और बड़े पार्टिकल हो गए। These are coarse particles and consist of rock fragments, बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो रॉक वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हो। आगे है जी लोम, लोमी सॉइल, ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट इक्वल मिक्सचर्स ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड, और उसमें ह्यूमस भी होता है। तो जो हमने तीन मेन हमारी सॉइल पार्टिकल्स पढ़े ना, क्ले, उससे बड़ा सैंड, उससे बड़ा सॉरी सिल्ट, उससे बड़ा सैंड, ठीक, तो उसमें थोड़ा ह्यूमस भी। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर का विघटन हुआ रूप, ह्यूमस, तो ये सब ऑर्गेनिक मैटर ही कह लो आप इसे। तो इन सब के मिक्सचर को क्या कहते हैं, लोमी सॉइल, ठीक है जी। लोम इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे होते तादाद में होते हैं। इट होल्ड्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर एंड डू नॉट बिकम वाटर लॉक्ड, ठीक ठाक अमाउंट में वाटर इसमें रह जाता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दलदली टाइप बन जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सूखी मिट्टी रहे, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतना रहता है। एज ए रिजल्ट दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इसलिए ये बहुत अच्छी सॉइल है, इससे इसमें से क्या है, कई प्रकार की आप क्रॉप पैदा कर सकते हो, ठीक है जी। एक टर्मिनोलॉजी आप समझ लो जहां पर सॉइल टेक्सचर क्या है। इट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सॉइल, एक सॉइल में कितनी सैंड है, कितनी सिल्ट है, कितना क्ले है,
तो उसकी प्रपोर्शन के हिसाब से हम कह देते हैं सॉइल का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का मतलब उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा कितनी है। आगे बात करते हैं जी सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या है? इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स कॉल्ड होराइजन्स। ठीक है, होराइजन्स फ्रॉम सरफेस टू बेडरॉक। तो नीचे जो पेरेंट बेडरॉक से लेकर ऊपर तक, पेरेंट बेडरॉक में जिससे सॉइल बनी, तो पूरा अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो हम सॉइल को कुछ कुछ लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं होराइजन्स। बेडरॉक इज द अनअफेक्टेड पेरेंट रॉक और मटेरियल। तो बेडरॉक क्या है? जो मेन रॉक है जिससे हमारी सॉइल बनी, इज द अनअफेक्टेड पेरेंट रॉक और मटेरियल। ठीक है ना, पेरेंट रॉक है ये। आगे है जी सॉइल प्रोफाइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मेनली मेटियर सॉइल्स हैव फॉलोइंग 5 सॉइल होराइजन्स। तो जो इसका प्रोफाइल है, जो एक जगह की सॉइल है उसका प्रोफाइल दूसरे जगह की प्रोफाइल से बिल्कुल डिट्टो मैच नहीं करता, पर हम कह सकते हैं कि जो मेजर सॉइल है उसके अंदर 5 होराइजन्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑल्दो ऑल सॉइल्स डोंट हैव 5 होराइजन्स। ठीक है, तो ये 5 जो लेयर है, ऐसा नहीं कि हर एक सॉइल में ये 5 लेयर हो ही हो, पर हम मेन कह सकते हैं कि एक सॉइल के प्रोफाइल में 5 लेयर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखो, इसको ऐसे समझ लो। सबसे ऊपर वाली है जी ऑर्गेनिक लेयर, ओ, ठीक, जिसमें ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद आती है जी ए, टॉप सॉइल, इसमें मिनरल और ह्यूमस दोनों होते हैं। उसके बाद आती है जी बी, सब सॉइल। ठीक, ठीक है, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल साल्ट्स। ऊपर से मिनरल्स और मेटल साल्ट इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस ए और बी के बीच एक लेयर होती है ई लेयर, एलुविएशन लेयर। इसमें क्या होता है ना कि लीस्ट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। मतलब इस लेयर में से ना पानी के साथ ऐसे ऐसे बहाव के साथ ना जो मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर है वो लीच हो जाते हैं। लीच मतलब पानी में घुलकर बह जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है जी। और सी क्या है? यहां पहले पढ़ो, आर क्या है? अनवेडेड पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है जिस कोई उसमें इरोजन नहीं हुआ, उसकी टूट फूट नहीं हुई, वो अनवेडेड है। तो उसकी ऊपर वाली लेयर है जो कि पार्शियली वेडेड होती है, जो कि थोड़ी थोड़ी जिसकी टूट फूट हो चुकी है, इसलिए इसका पार्टिकल साइज इसके पार्टिकल साइज से छोटा है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। लेयर को पहले ऑर्गेनिक, फिर ए, फिर थोड़ी लीच वाली, फिर बी, फिर पेरेंट रॉक पार्शियल वेदर वाली, फिर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। ठीक, इसको आपने देख लेना है। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। पहला है जी ओ होराइजन। ओ का मतलब ऑर्गेनिक। इट इज द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली होराइजन ऑन द सरफेस एंड मेनली कंप्राइज्ड ऑफ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। बेसिकली क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ, उसका विघटन नहीं हुआ। ठीक, अनडिकम्पोज्ड। जैसे मान लो कि पेड़ के पत्ते वगैरह है तो वो ऊपर वाली सतह पर है, तो वो अभी उसका विघटन नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर ही। अच्छा जी। इट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट एरियाज में ये अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा पत्ते वगैरह गिरते हैं। वेयर फॉलन डेब्रिस फ्रॉम द ट्रीज आर अकोमुलेटेड। ट्री से जो पत्ते वगैरह गिरे वो वहां पर जम गए ऊपर में, उसे कहते हैं ओ होराइजन। आगे है जी ए होराइजन। इसमें क्या है? इट इज आल्सो ए सरफेस होराइजन। ये भी सरफेस वाला ही है, जिसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, अलॉन्ग विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मतलब मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर दोनों हो गए। ठीक है जी। आगे है जी ई होराइजन। ये कौन सा था? जिसमें लीचिंग हो गई। इट इज ए सब सरफेस होराइजन बिलो द ए होराइजन। ठीक, इट इज हैवीली लीच्ड एरिया। बहुत ज्यादा क्या है? लीचिंग हो चुकी है। लीचिंग मतलब इसमें से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सारे पानी के थ्रू बह गए हैं नीचे।
एंड हैव लाइट कलर। तो इसका कलर क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स है नहीं तो कलर लाइट होता है। तो समझ लेते हैं लीचिंग क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्या होता है उसका, आर लॉस्ट ड्यू टू इरिगेशन और रेनफॉल। जब हमने पानी सप्लाई किया चाहे खुद से इरिगेशन के रूप में या रेनफॉल होगी तो ये वाले वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं। एज दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड गेट वॉश्ड अवे, पानी में घुलकर बह गए, तो इस लेयर में न्यूट्रिएंट्स रहे नहीं। आगे है जी बी होराइजन। इट इज ए सब सरफेस होराइजन। सब सरफेस का मतलब है ऊपर में नहीं है, नीचे है। दैट इज फाउंड बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अबव लेयर्स। तो ऊपर से आने वाली मटेरियल है जो लीच वगैरह होकर आए तो इस लेयर में आकर जम गए, उसे कहते हैं बी होराइजन। इट इज ए साइट वेयर मिनरल्स लीच्ड फ्रॉम अबव लेयर्स आर डिपॉजिटेड। ऊपर से आने वाले मिनरल्स क्या है, डिपॉजिट हो जाते हैं। आगे है जी सी होराइजन। इट इज आल्सो कॉल्ड सेप्रोलाइट। सेप्रोलाइट भी कहते हैं इसको। इट इज ए सब सरफेस होराइजन। दिस होराइजन इज लीस्ट वेदर्ड एंड हैव अनकंसोलिडेटेड लूज पेरेंट मटेरियल। बहुत कम वेदर होती है ये और लूज पेरेंट मटेरियल होते हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब कि आपस में इतने जुड़े हुए नहीं है, कंसोलिडेट नहीं है। आगे है जी आर होराइजन, सबसे नीचे वाला। इट इज बेसिकली एन अनवेदर्ड रॉक। अनवेदर जो बिल्कुल इसकी टूट फूट नहीं हुई है, पहले की पेरेंट रॉक है ये। इफ द टॉप सॉइल इज ब्राउन और ब्लैक इन कलर, जहां उसका कलर भूरा हो या काला हो, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल है, इट मीन्स इट इज रिच इन नाइट्रोजन। भी वो क्या है, नाइट्रोजन में रिच है, ये याद रखना। अगर किसी सॉइल का, ऊपर वाली सॉइल का कलर भूरा या काला है तो इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन काफी है। सो इट इज गुड फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो क्रॉप की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इफ द कलर ऑफ टॉप सॉइल इज ग्रे, अगर ग्रे हो, रेड हो या येलो हो, फिर क्या होता है, इट मीन्स इट हैज लो ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, सिंपली कह दे न्यूट्रिएंट्स कम है। सो इट इज पुअर फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो क्रॉप की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्री में, सॉइल का कलर ब्राउन है और ब्लैक है, या ये क्या अच्छी सॉइल है, यस इसमें नाइट्रोजन काफी अच्छा है और इसलिए ये क्रॉप ग्रोथ के लिए अच्छी है। क्वेश्चन आ जाएगा सॉइल का कलर ग्रे है, रेड है या येलो है, तो इसका मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, तो ये सॉइल क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत पुअर मानी जाती है। ये आपने बातें याद रखनी है। आगे है जी वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉइल इरोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है। सीक्वेंस ये जो 4-5 स्टेजेस है, इसमें से पहली कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है सॉइल इरोजन में। सॉइल इरोजन का मतलब समझते हैं ना आप, कि जो सॉइल है उसका पानी के थ्रू, वाइड के थ्रू ऐसे बह जाना, ठीक, उसका ऊपर वाली परत का क्या है, रिमूव हो जाना, इरोड हो जाना। पहली है जी स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश में क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉइल इरोजन। हियर रेन ड्रॉप्स हिट द बेयर सॉइल। जो बेयर सॉइल है, सिंपल सॉइल है जो आपकी, उसमें रेन की बूंद पड़ी, बारिश की बूंद पड़ी तो स्प्लैश हुआ, तो उस स्प्लैश से जो थोड़ी बहुत टूट फूट हुई उसे कहते हैं स्प्लैश इरोजन। द सॉइल एग्रीगेट्स आर ब्रोकन डाउन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप। तो जैसे ऊपर से रेन की ड्रॉप पड़ी तो वो क्या करती है, सॉइल को तोड़ती है। अच्छा जी, दीज डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स, तो ये जो सॉइल पार्टिकल टूट गए हैं, आर डिजॉल्व्ड इनटू द रेन वाटर। तो वो बारिश के पानी में घुल जाते हैं बाद में, क्योंकि पहले तो वो जुड़े हुए थे, तो रेन ड्रॉप्स ने उसको तोड़ दिया, ये लूज हो गए। अब क्या होगा कि जो बारिश आएगी, जब जहां वैसे रनिंग वाटर आएगा, है ना, तो उसके साथ ये क्या है, बह जाएंगे, है ना। डिजॉल्व्ड इनटू द रेन वाटर, रेन जब रेन होगी तो उसमें ये घुल जाएंगे।
एंड आर ट्रांसपोर्टेड विद रनिंग वाटर टुवर्ड्स लो लैंड एरियाज। तो बहते पानी के साथ ये घुलकर नीचे वाले एरिया तक चले जाते हैं, मतलब ऊपर वाली हमारी मिट्टी रिमूव हो गई। एज ए रिजल्ट यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल गेट रिमूव्ड, ठीक है ना। तो ऊपर वाली परत रिमूव हो जाती है। पहले स्प्लैश हुआ, स्प्लैश के बाद जब पानी ने उसको बहा लिया तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी शीट रिमूव कर दी। इसे कह देते हैं शीट इरोजन। इसे क्या कहते हैं, शीट इरोजन। दिस हैपन्स ऑन ए लैंड विच इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन कवर। तो जिस जमीन के ऊपर वेजिटेशन की कवर नहीं है, अब जरा सोचो अगर वेजिटेशन की कवर हो, वनस्पति हो, तो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और पानी को बहने नहीं देती, और सॉरी मिट्टी को बहने नहीं देती। पर जहां पर वेजिटेशन नहीं है तो वहां पर क्या है, बारिश के साथ ऊपर वाली परत भी बह जाती है, ठीक है जी। आफ्टर द शीट इरोजन, शीट इरोजन के बाद क्या होता है, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ रेन इंक्रीजेस, अगर धीरे धीरे रेन बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है, रिल इरोजन हैपन। रिल क्या है, छोटी छोटी नाली होती है। तो अब क्या है, आप ना जरा ऐसे इमेजिन करो, एक मिट्टी का ढेर है, उसके ऊपर जब बारिश पड़ेगी ना तो पहले बारिश की बूंद का इंपैक्ट होगा, फिर जब पानी बहेगा तो ऊपर से मिट्टी बह जाएगी, फिर बाद में नीचे उसकी ना ऊपर थोड़ी थोड़ी नालियां बन जाती हैं। रील क्या होता है, इज ए शैलो चैनल, इतना गहरा नहीं होता। नो मोर देन ए फ्यू इंचेस और डेसीमीटर डीप, कुछ इंच तक ही डीप होता है। कट इनटू सॉइल बाय इरोसिव एक्शन ऑफ फ्लोइंग सरफेस वाटर। तो जब पानी बहता है तो जमीन के ऊपर क्या है, छोटी छोटी नालियां सी बन जाती हैं शीट इरोजन के बाद। रिल उसे कहते हैं रिल, ठीक है, इतनी गहरी नहीं होती, फ्यू इंच ही होती डीप। एज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कंटिन्यूज, रिल इरोजन, ठीक है ना, रिल इरोजन कन्वर्टेड इनटू गली इरोजन। तो क्या हो जाता है हमारे पास अब रिल के बाद गली इरोजन। इसमें क्या होता है, हियर इरोडेड चैनल्स आर मोर डीपर देन रिल्स। तो रिल की अपेक्षा जो हमारे चैनल बने हैं, पहले छोटी नालियां थी, अब थोड़ी और गहरी नालियां बन जाती हैं, उसे कहते हैं गली इरोजन, ठीक है जी। तो आपने इसकी सीक्वेंस याद कर लेनी है, इसको पढ़ लेना है, सुन लेना है। आज के लिए इतना ही। सम सॉइल टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। शुक्रिया जी।